तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार 2019 का लोकसभा चुनाव वो जीतने वाले हैं। जनता की मोहब्बत, जनता का प्यार उनको मिलने वाला है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सोनीपत के ब्राइट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और यहां से शुरुआत करते हैं कौन जीतेगा जंग-ए-हिंद 2019, क्योंकि दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं और इन दावों के बीच तमाम प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो फिलहाल सभी की तरफ से टिकट नहीं मिले हैं। बीजेपी ने अपने टिकटों की घोषणा की है। सोनीपत से भी टिकट का ऐलान हो चुका है। रमेश कौशिक जो यहां से सांसद हैं, एक बार फिर से चुनाव के मैदान में उतरेंगे। तकरीबन 15 लाख वोटर्स वाले इस लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 9 विधानसभा क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं, इस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। और तमाम प्रत्याशी और इसके अलावा जो प्रत्याशी आने वाले हैं वो यहां पर ये कह रहे हैं कि सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है केंद्र की और प्रदेश की, उन्होंने कुछ काम नहीं किए और इस बार जनता बदलाव चाहती है। और जो मौजूदा सांसद है रमेश कौशिक, वो ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ने उनको टिकट इस बार इसलिए दिया है कि उनकी सरकार ने विकास किया है, उन्होंने खुद अपने क्षेत्र का विकास किया है। अब इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे कि सोनीपत का कितना विकास हुआ, सोनीपत के लोग क्या चाहते हैं, सोनीपत को क्या मिलना चाहिए था और सोनीपत को अभी तक क्या कुछ मिला है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, जोरदार तालियों के साथ आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है, उनका परिचय, उनका तारुफ आपसे कराता हूं। हमारे साथ बीजेपी से कविता चौधरी जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र बैरागी जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एनएलडी से हमारे साथ सुरेंद्र शिकारा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जिलाध्यक्ष हैं। और सुमित राणा जी हमारे साथ हैं, युवा नेता हैं जेजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैम कविता जी, बीजेपी इस बार फिर से चुनाव के मैदान में है। ये जो चुनाव है, ऐसा लगता है कि 2019 का चुनाव तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए इस लिहाज से बहुत अहम हो गया है कि अगर इसमें जो जीत गया तो वो लंबी पारी खेलेगा सियासत में, और जो हार गया वो फिर बहुत पीछे चला जाएगा। किन मुद्दों के साथ आपके प्रत्याशी एक बार फिर से चुनाव के मैदान में आएंगे? कहां पर कमी रह गई थी कि दोबारा से रमेश कौशिक साहब को टिकट दिया गया है कि उन कामों को पूरा करा दीजिए? भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चल रहा है, अपनी आयु में मैं पहली बार ऐसा चुनाव देख रही हूँ जहाँ कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई महंगाई का मुद्दा है, ना कोई विकास का मुद्दा है। केवल विकास और भारत के स्वाभिमान के ऊपर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और मैं आपसे विनती करूंगी कि पहले सभी विपक्षी दलों से कर लो, ताकि मैं सबका जवाब बढ़िया ठोक के बाद में दूंगी। एक एक सवाल का जवाब भाजपा के पास है। जो विकास 55 वर्षों में, 60 वर्षों में नहीं हुआ था, वो 55 महीनों में बीजेपी ने करके दिखाया है। और आज ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी भारत का डंका बज रहा है। शिकारा साहब, ना तो विकास का मुद्दा है इस बार चुनाव में, ना बेरोजगारी का मुद्दा है, ना इस बार चुनाव के अंदर महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है। कोई मुद्दा नहीं है, बस भारत का मुद्दा है। और सारे जवाब मैडम के पास ठोक कर वो आपको देंगे। आप पहले बता दीजिए कि कोई मुद्दा है या नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, पहले भी 2019 में जुमला था, मेरे को 60 महीने दे दो, मैं देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करूंगा। अब वो चीज गुम हो गए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, वो खत्म हो गई। लोगों को मेडिकल कॉलेज की बात थी कि हर 550 जिले इस इसमें पूरे हिंदुस्तान में हैं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, वो घट के अब इनके चुनावी घोषणा पत्र में कल जो आया वे केवल 75 रह गए। रही बात इस सोनीपत की, वो तो होगी देश की बात। इस सोनीपत में माननीय सांसद जी को दोबारा से टिकट मिला है। उनसे पूछो कि आज तक 9 के 9 जो विधानसभा हैं, कितने की विधानसभा हम वहां गए, दिल्ली से बाहर वो निकले नहीं। यहाँ की माननीय कविता जी, वो अपना मंत्री जी रही, उनका पूछ ले 156 चुनावी वायदे लेके ये आए थे, उसमें से 10% भी इन्होंने पूरे नहीं किए। सारी की सारी तस्वीर आपके सामने है। अब की बार जवाब जनता इनको करारा देगी, ये कह देंगे जनता देगी, जवाब देगी। राणा साहब, जींद भी सोनीपत में आता है, तो जींद जीतना, जब उपचुनाव हुए बीजेपी के विकास की तस्वीर थी कि विकास किया इसलिए जीत गए जींद। देखिए, वो एक बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में जाता है। हमारी पार्टी को बने हुए ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन हुए थे, और 40 दिन में जो जेजेपी के वहाँ उम्मीदवार ने वोटें ली, 38,000 जो वोटें ली, वो कहीं ना कहीं जेजेपी की ओर लोगों का रुख था। हाँ, हार जीत अपने हाथ में नहीं होती, हार जीत कहीं ना कहीं बाई इलेक्शन था तो वो सरकार की होती। रही बात इस चुनाव की, आज 2019 में आदमी जब एक झूठ बोलता तो उसे छुपाने के लिए लाखों झूठे बोलनी पड़ती। एक पिछली बार 2014 में मुद्दा था बेरोजगारी का, पिछली बार मुद्दा था काला धन का, पिछली बार मुद्दा था पाकिस्तान का, पिछली बार मुद्दा था राम मंदिर का। आज वो मुद्दे कहाँ हैं? आज सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को बहकाने का काम किया जा रहा है। एक तरफ तो बीजेपी बोलती है कि राष्ट्रवाद के नाम पर या किसी पे हमें
वोट नहीं मांगने। आज खुद मोदी जी का बयान है कि आप लोग, युवाओं से मैं अपील करता हूं कि आप अपनी पहली वोट पुलवामा के नाम पर दें। कौन से पुलवामा के नाम पर? शहीदों को, हमारे जो सिपाही उनको शहीद कराने के नाम पर दें, उनका कत्ल कराने के नाम पर दें, या हम किस चीज के लिए वोट दें? पुलवामा पे किस लिए वोट मांग रहे हैं? आप उनसे जवाब मांगिए बीजेपी वालों से। बिल्कुल जवाब लेते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कह दूं कि हम देश की बात भी करेंगे और सोनीपत की बात भी करेंगे, क्योंकि सोनीपत का विकास होना है, दावे सभी ने किए। बैरागी साहब, कांग्रेस किन मुद्दों के साथ चुनाव के मैदान में आएगी? कांग्रेस क्या पिछड़ रही है? वक्त लग रहा है टिकट की घोषणा करने में। सोनीपत के क्या मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी आने वाले वक्त में? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं गन्नौर हल्के का प्रधान हूं, जिला उप प्रधान नहीं हूं। और खबरें अभी तक में आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं जितने साथी यहाँ पहुंचे हैं। अभी विकास की बात करते हैं। अभी मैडम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट लेगी। आदरणीय साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, खबरें अभी तक के माध्यम से और आप सबके माध्यम से, अभी पिछले 5 साल में देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज रहा। मैडम ने अभी कहा कि विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। मैं मैडम जी से कहना चाहता हूं कि मैडम जी, हरियाणा प्रदेश की और देश की बात छोड़ो, जहां सोनीपत में हम खड़े हैं, सोनीपत में डिबेट कर रहे हैं, एक विकास गिनाइए कि बीजेपी ने ये विकास कराया। उस सड़क का नाम बताइए, फ्लाईओवर का नाम बताइए, अंडरपास का नाम बताइए, यूनिवर्सिटी कॉलेज। अगर बीजेपी ने 5 साल के दौरान जिला सोनीपत के अंदर एक ईंट भी लगाई हो तो आप इस डिबेट के माध्यम से लोगों को बताएं। मैडम, कुछ किया नहीं क्या? इतने सारी चीजों में कमी निकाल देंगे वो? नहीं, जिन्होंने 60 साल में कुछ नहीं किया वो 55 महीनों का हिसाब हमसे मांग रहे हैं। नहीं मांगना चाहिए ना हिसाब? नहीं मांगना चाहिए, और 55 महीनों का हिसाब हम ठोक के दे रहे हैं। बहालगढ़ का फ्लाईओवर है, केजीपी और केएमपी का आप तुलना कीजिए। आप एक ओवर ब्रिज को बनने में, एक केएमपी को बनने में 20 वर्ष लग गए, जबकि एक को 6 महीने। लेकिन आपने क्यों काम नहीं कराया? 10 साल तक रहे थे, फिर उनको हाँ सर, काम क्या नहीं करा आप ये बताओ हमारे को। काम किया कांग्रेस ने। मैं लोगों के पास चलता हूं, मैं आता हूं। सोनीपत के विकास के लिए क्या होना चाहिए, क्या काम होने चाहिए? विकास के लिए विकास तो हो रहा है। ये देखो 10 साल तक ये केएमपी रुका रहा। ये पूरे सोनीपत का सबसे ज्यादा इसमें नाश हुआ है। सबसे पीछे सोनीपत गया, जो 10 साल तक केजीपी रुका है। सबसे ज्यादा हानि इसी सोनीपत को हुई है। सर, सोनीपत के लिए क्या होना चाहिए? अब फिर से दावे किए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। हाँ, सोनीपत के लिए, सोनीपत में सीवर व्यवस्था वो भी बिल्कुल ही खराब हो रही है। जरा सी बारिश हो जाती तो सारा सोनीपत पानी से लबालब हो जाता है। 5 साल तो बीजेपी सरकार को हो गए, 10 साल कांग्रेस सरकार अपना राज कर चुकी। इन लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया है। चुनावी मुद्दे बना देते, काम करते नहीं। जो मूल काम करने, जड़ से काम करते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही ऐसे लीडर है, नेता हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। ऐसे ही हमारे अभय सिंह चौटाला जी हैं। कथनी और करनी बिल्कुल एक जैसी ही है। सोनीपत का बहुत विकास हुआ, पहले कांग्रेस वालों ने कराया, उससे पहले एनएलओ वालों ने कराया, फिर बीजेपी वालों ने कराया। सोनीपत चमक गया बहुत ज्यादा। ये कहने को तो बहुत चमक गया है, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो यहाँ कहने के लिए कह रहा हूँ भाई, मुझे ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और होती है। ग्राउंड रियलिटी आप एक बात देखोगे, सोनीपत की आप एक सड़क बता दो जो पक्की है। आज दिल्ली के नजदीक लगते गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, आप उनमें जाके देखो, युवाओं के पास रोजगार भी है, अच्छी शिक्षा के साधन भी हैं। लेकिन सोनीपत की ऐसी क्या गलती होगी जो दिल्ली के सबसे पास होते हुए भी ना ही आज यहाँ पे इंडस्ट्री है, ना ही यहाँ पे कोई एक ऐसी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है जिसमें हमें। कौन जिम्मेदार इसके लिए? इसके लिए 10 साल तक कांग्रेस का कुशासन जिम्मेवार रहा। जब कांग्रेस के कुशासन से लोग दुखी हो गए तो एक आए थे अच्छे दिन वाले, तो उन्होंने अच्छे दिन तो अपने तो ले आए, लेकिन युवाओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। अच्छे दिन वाले भी नाकाम हो गए। अच्छे दिन का वादा किया। मैडम, मैं आ रहा हूँ, कांग्रेस वालों से ले लेते हैं। आपके कुशासन की वजह से लोगों ने अच्छे दिन पर यकीन किया, अच्छे दिन से ही परेशान हो गए लोग। 10 साल हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार चली। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनी, खानपुर में पीजीआई बनी, और गन्नौर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मंडी का निर्माण कांग्रेस के राज में हुआ। फीता इन्होंने काटा। और फीता कहाँ काटा? फीता भी नहीं। अगर
कन्नौर हलके के अंदर एशिया की मंडी बनी, उसको ना चलाने का काम बीजेपी ने किया। मैं आपसे आपके 5 साल पर भी सवाल है, 10 साल पर भी सवाल है, लोग खुश नहीं है 15 साल से। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब तक अगर आप मेरा उत्तर पूरा सुने तो मैं उत्तर दूं, वरना नहीं। जो 5 साल के और 10 साल के विकास की बातें हो रही हैं, अभी इन्होंने मुझे गिनवाया कि खानपुर मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाया। खानपुर मेडिकल कॉलेज जो बना है वो जीटी रोड पे बनना चाहिए था, ताकि एम्बुलेंस वहाँ इजीली पहुंच सके। वहाँ पे आप देख सकते हो कि बीजेपी ने सड़कें बनवा के वहाँ पे एम्बुलेंस का थोड़ा सा जुगाड़ हुआ है। पूरा काम मैं नहीं कहती कि हम लोगों ने भी उसको पूरा कर दिया है जहाँ तक जाना चाहिए था, लेकिन अगर आप 55 वर्षों के विकास से और 55 महीनों का विकास देखेंगे तो 55 महीनों में जो पिछले उगड़े हुए खड्डे थे उनको भरने का हम लोगों ने काम किया है। और केएमपी और केजीपी बहालगढ़ का जींद से लेके दिल्ली तक की गाड़ी जो चली है जींद वाली, कितने काम गिनवाऊं। पुराने शहर में नए सीवरेज डलवाने का काम, राजीव जैन और कविता जैन 24 घंटे शहर में रहते हैं और पुराने शहर में जो पानी के गड्ढे बता रहे हैं, पूरा सीवरेज उसकी जगह नया सीवरेज डल रहा है। गड्ढे भरने में कितना टाइम लगा? पुराने सीवरेज को उखाड़ के नए उसकी जगह नया सीवरेज आप लोग लगाओगे तो उसमें समय तो चाहिए ना, उसमें समय तो चाहिए। कितना समय में? गड्ढे भरने में 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल से गड्ढे भरते रहे। हम लोगों ने बहुत लेवल पे उसको हमने गंदे नाले को ढका है और खड्डों को दूसरी बार नए सीवरेज डाले हैं। एक भी यहाँ जो बात कर रहे हैं ना कि जी मेडिकल कॉलेज वहां बना दिया, ये भी बना देते 5 साल में, इन्होंने कुछ करना चाहिए था। कन्या महाविद्यालय जिसके बेस पर यहाँ चुनाव लड़ा गया था कविता जैन और रमेश कौशिक ने, आज तक तो वो कॉलेज खुला नहीं। ये जहाँ हॉस्पिटल था इसको कह रहे थे जी बहुत बड़ा कर देंगे, उसका कुछ हुआ नहीं। दूसरा, आप इस बारे में देख लिए कि किसी भी प्रकार का आप जो सीवरेज की व्यवस्था कह रहे हैं सोनीपत में, अगर कोई आप भी अब यहाँ से भी आए होंगे, मात्र जब आप 10 दिन आज चुनाव के रह रहे हैं, अब सड़कों को उखाड़ रहे हैं, उसमें कमीशन खा रहे हैं। जहां कंक्रीट की सड़क बननी चाहिए थी वहां टाइल की बननी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो कविता जैन का रिश्तेदार है, टाइल लगानी है, पैसे खाने हैं। ऐसे ही 280 करोड़ रुपए सीवरेज के बहुत पहले हुए थे, आज तक कुछ नहीं हुआ। रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। नहीं, जो आप लोगों ने 60 साल में किया है वही तो आप लोगों को दूसरी पार्टी को दिखाई देगा। और महागठबंधन ना केवल आज टीवी पे और सब इकट्ठा होने कर, यहाँ भी वो चीज आप साफ देख। ऐसे हो सकता है आपसे मिल जाए कल को। हाँ, नहीं कल को कुछ भी हो, लेकिन आज के दिन सबका टारगेट केवल बीजेपी वर्सेस गठबंधन का ही है। बीजेपी वर्सेस गठबंधन है, सब बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी से सब डर रहे हैं। देखिए, जिस विकास के नाम पर आज बीजेपी वोट मांगना चाह रही है, 2014 के बाद जब से मोदी जी ने जुमले लेने शुरू किए हैं, आज तो कोई अपने बच्चे का नाम भी विकास रखने से डरता है। मोदी जी के बाद रही बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे यहाँ जो सांसद है उनकी जो कल टिकट डिक्लेयर हुई है 3 दिन पहले, वो सबसे बड़ा उदाहरण है भ्रष्टाचार का। आप आम जनता में ग्राउंड पे जाके पूछिए कि उनकी टिकट कैसे आई है, किस बात की वोट मांगते हैं कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त बनाया। इनकी टिकटें तक बिकती हैं, पहले भी बिकी हैं, अब भी बिक रही हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, रहे दोनों राजीव जैन जी के बारे में, कविता जैन जी के बारे में बोल रहे थे, एक तो एहसान है सोनीपत वासियों पे, आज हमारे सोनीपत में कोई भी बेघर, कोई भूखा नहीं सोता। आप पूछेंगे नहीं क्यों नहीं सोता? मुझे मालूम, आप क्या कहेंगे बताइए। देखिए, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े खजूर के पेड़ लगे थे, जो भी गरीब था बेचारा वहाँ आशियाना भी मिल गया सबको और उसी से अपना पेट भर के सब, कोई भूखा नहीं सोता। उन खजूरों के पेड़ इतने लगे थे करोड़ों के, वो भी कोई घोटाला नहीं था। आप कहीं अब इनसे सवाल पूछेंगे तो कहेंगे आप तो 55 साल, कौन से 55 साल? अभी तो नए वाले हैं, अभी इनकी तो 55 साल में हमारे देश में क्या नहीं था? इन्होंने तो एक ड्रामा बना दिया बीजेपी ने। 55 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ क्या नहीं था। हमारे पास सैटेलाइट्स भी थी, हमारे पास, और कांग्रेस ने विकास किया है ना। हम कांग्रेस को नहीं कह रहे, लेकिन ये देश को नीचा गिराने की बात कर रहे हैं कि 55 साल में हमारा देश गरीब था। हमने तरक्की की, समय लगता है हर चीज में। सोनीपत के लोग अपने सोनीपत के लिए, तमाम लोग जो प्रवक्ता हैं, पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, वो दावे कर रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया। सोनीपत के लोग क्या चाहते हैं आने वाले वक्त में? ये जो सोनीपत दिल्ली के इतने करीब है, एनसीआर में आता है, इसको क्या मिला? हमारे सोनीपत का वैसे तो विकास लगातार होता रहा है, लेकिन एक एनसीआर प्लान जो होता है उसके हिसाब से भी बीजेपी यहाँ पर कोई प्लान नहीं लेके आई। क्योंकि हमारे यहाँ मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है, स्पीड ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है, वो भी पाइपलाइन में इन्होंने डाला हुआ है। और ये रही बात इसकी शिक्षा के बारे में, तो भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में यहाँ पर 9 यूनिवर्सिटियाँ आई हैं सोनीपत के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, बाकी चीज़ों में काफ़ी काम हुआ है। लेकिन बीजेपी ने सिर्फ यहाँ पर कोरे वादे किए हैं, वही जो इन्होंने मैनिफेस्टो दिया था अब की बार भी उसको संकल्प पत्र के रूप में लेके आए हैं।
जो कि घोषणा पत्र के रूप में आना चाहिए था। तो अभी भी ये लोग हमें सिर्फ एक तरह से वो दिखा रहे हैं कि भाई हम करेंगे, सपने दिखा रहे हैं, जो सपने सच होने वाले नहीं है। अच्छे दिन, अब तो बहुत अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ चुके हैं, अब बहुत अच्छे दिन आएंगे। सर जी, नए बच्चे जो पढ़े लिखे चाहते थे एक हमारे रोजगार मिलेगा, रोजगार तो इनने ठेका भी दे दिया। अपने आदमी इनने ठेके पर लगा रखे हैं, जो अपने इनके खुद के आदमी है, जो कार्यकर्ता के आदमी है। आम आदमी को यहाँ कुछ नहीं मिला, कति बेकार काम है। ठीक है जी, जो आप है ना सिविल हॉस्पिटल में, डीसी ऑफिस में, कहीं भी जाओ, सब बच्चे इन्हीं के लगे हुए हैं सर। बिना भेदभाव के अगर किसी ने नौकरी दी है तो हरियाणा की मनोहर सरकार ने दी है। इनको तो दिखाई नहीं देता, इन्होंने करा क्या है, पैसे लिए हैं और अपने अपने आदमी इन्होंने नौकरियों पे लगाए हैं। अरे जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उनके बच्चे जब आज नौकरियों पे लग रहे हैं तो उसको इन चीज का दुख हो रहा है। और एक सवाल मेरा कांग्रेस वालों से भी है, भाई साहब, मैं एक सवाल कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस वालों ने कहा है अपने घोषणा पत्र कि हम 72,000 रुपए देंगे, ये हमारा गरीबों के प्रति न्याय होगा। अरे 230 सीटों पे तो तुम चुनाव लड़ रहे हो, सरकार तुम्हारी पूर्ण बहुमत से आनी नहीं, 72,000 रुपए कहाँ से दे दोगे भाई तुम, मेरे को ये बताओ एक बारी। और जी हाँ, ऐसा है सर, बीजेपी सरकार के ने ये वादा किया था कि आम आदमी के अच्छे दिन आएंगे, किसी का अच्छा दिन नहीं आया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक एक बीजेपी का कार्यकर्ता और नेता सभी के अच्छे दिन आए हुए हैं। सोनीपत में आप जाके सर्वे कर लो, जितनी भी प्रॉपर्टी आज के दिन बिक रही हैं सारी बीजेपी वाले इन्वॉल्व हैं उसमें। हमने ये तो सुना था कि टाइलें पाड़ के सड़कें बनाई जाती हैं विकास के लिए, लेकिन सड़कें पाड़ के टाइल लगाना ये कौन सा विकास है? ये भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत। और कोई बोल रहा था? हाँ, मेयर का चुनाव ही नहीं करवाया सर, इन्होंने 5 साल निकाल दिए। हमारा जो मेन मुद्दा था कि हमारे शहर में मेयर बनेगा, हमारा विकास होगा, उसको एमएलए के बराबर पावर्स मिलेंगी। सारी पावर्स अपने आप में, जो ये राजीव जैन जी कह रहे हैं कि सब अच्छे आदमी हैं, उन्होंने अच्छे दिन के बजाय सारे मेयर्स की पावर रखे, गांव का सारा पैसा निकाल के, जो जिन गाँव के पास पैसा था उनको नगर निगम में शामिल करके हमारे गाँव के साथ लूट हुई है। बीजेपी सरकार से हम युवाओं को बहुत ज्यादा आशा थी और सबसे ज्यादा हमें बुरा तब लगा। पहले ये भी कह रहे हैं कि हमने बिना भेदभाव की नौकरी दी है, आज गरीब का बच्चा भी बिना भेदभाव की नौकरी पाने वाला बना है। देखिए, अगर हम सीटेट की बात करें, यानी एस्टेट की बात करें, क्लर्क के पेपर की बात करें, जुडिशरी के पेपर की बात करें, 13 पेपर बीजेपी सरकार में आउट हुए हैं। आजकल हम युवा बच्चों ने फार्म भरना छोड़ दिया है। हमें ये पता है अगर हम बीजेपी सरकार में अगर फार्म भरेंगे, हमारे फार्म भरने के पैसे भी खराब जाएंगे। सेंटर ये देते हैं यमुनानगर, पंचकुला, सोनीपत के बच्चों का, ऊपर से हमारा जो किराया लगता है, गाड़ी में जाते हैं, हमारी बहनें जाती हैं। और दूसरा एक बात और कहना चाहूँगा, हमारी जो बहनें जाती हैं, माताएं जाती हैं, जो भी पेपर देने के लिए, उनकी नाक की बालियाँ, कानों की बालियाँ एक तरह से उतार कर उनकी बेइज्जती करने का काम करते हैं, दूसरा ही पेपर आउट करवाने का काम करते हैं। कुछ सवाल थे और सवाल अब मैम फिर आपके पास आते हैं। कांग्रेस के पास भी सवाल थे कि अच्छे दिन का जो वादा किया था वो अच्छे दिन बीजेपी के नेताओं के आए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के आए, लोगों की बातें आपने सुनी, नौकरियों की आप बात कर रहे हैं कि बिना भेदभाव के मिल रही है, तो उसमें लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल उठाने वालों को तो सवाल ही उठाने ना, जब अपने राज में कुछ नहीं कर पाई। चौटाला साहब ने भी यहाँ पे राज किया है और कांग्रेस ने भी यहाँ पे इतने सालों तक राज किया है। आप खुद आज पब्लिक बोल रही है, कनाडा, अभी मैं कई बार देखती हूँ वीडियो पे, कोई कनाडा की लड़की बोल रही है वोट फॉर, उसको मोदी बोलना नहीं आता, वो मोदी की जगह मोदी बोल रही है, लेकिन कह रहे वोट फॉर मोदी, प्लीज वोट फॉर मोदी। और जो डोकलाम में हुआ या जो इसमें पुलवामा में हुआ, सब लोग अब तो ये पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर। पुलवामा के नाम पर वोट क्यों मांगे जा रहे हैं? नहीं, पुलवामा के नाम पे वोट कौन मांग रहा है? हम तो नहीं मांग रहे। ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग उससे हम मांगने पड़ना है आपको पुलवामा के नाम। एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, बार बार हमसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। एक्सप्लेनेशन मांगने की नौबत क्यों आई? चुनाव आयोग ने कहा कि सेना के नाम पर, सैनिकों के नाम पर वोट नहीं। ये लोग हम नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान जब एक्सेप्ट कर रहा है कि हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, तो भारत के लोगों को शंका क्यों? क्या वो भारतीय हैं? क्या शंका है आपको? कोई शंका है सेना पर? सर, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, पुलवामा हमला हुआ, सेनाओं पे राजनीति नहीं करते, सेनाओं का मनोबल बढ़ाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से कि 14 तारीख को जो 40 जवान शहीद हुए, उससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी थे। शहादत रुकी नहीं, गंगा साफ हुई नहीं, 15 लाख आए नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैडम यहाँ अपना बीजेपी वाली कह रही हैं कि जी पुलवामा हमने नाम नहीं लिया। योगी ने खुद कहा कि मोदी की सेना
वीके सिंह विदेश मंत्री ने इस बात का कटाक्ष किया, इसने कटाक्ष किया और ये कहा कि मोदी की सेना नहीं है, भारत की सेना है। दूसरी बात अब इन्होंने 75 जो चुनावी मुद्दे लाए हैं उसमें राम मंदिर गायब, धारा 370 हटाएंगे। दूसरा, अब 2019 छोड़ दिया, सीधा बोल दिया कि 2022 तक किसानों की आय दुगना करेंगे, किसानों को पेंशन देंगे। कितनी देंगे ये नहीं बताया। छोटे दुकानदारों को पेंशन देंगे, कितनी देंगे, 100 रुपए या 50 रुपए, ये नहीं बताया। सिवाय झूठ और जुमलेबाजी वही दोबारा शुरू हो रहा है। दुनिया पहचान चुकी है, भारत की जनता पहचान चुकी है। पुलवामा पर शक किसको है, आपको है क्या? हाँ, हमें शक है। अच्छा, हमें शक इसलिए क्योंकि हमारे शहीद हुए हैं सिपाही, वो हमारे बेटे, हमारे भाई है, वो हमारे पिता है। बीजेपी का कोई नहीं है। बीजेपी वालों को जब खुद घर से जाएंगे उस दिन पता लगेगा। बीजेपी वाले ये बताएंगे पुलवामा के बाद भी कितने हमारे सैनिक शहीद हो चुके हैं, क्या इन्हें पता है? जो आज यहाँ प्रवक्ता के तौर पर आई है कविता जी मेरे पहले पूरी बात सुनिए। कविता जी पहले पूरी बात सुनिए। आप ये आंकड़ा उठाकर देखिए 2014 से 2019 तक हमारे कितने सिपाही शहीद हुए, वो क्यों हुए? कहाँ थी इंटेलिजेंस, कहाँ था हमारा सारा तंत्र? मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते थे 2014 में, जब कोई हमला होता था, कोई छोटी सी घटना होती थी कि प्रधानमंत्री जी को ये करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को वो करना चाहिए, हमारे पास सारी सिस्टम है, सारा। कहाँ गया हमारा जांच तंत्र? पुलवामा पर हाँ, एक बात आपकी, पुलवामा पर किसको शक है? पुलवामा पे शक उनको है जिनको भारत देश पर शक है। सेना मोदी जी की है, योगी जी की है, किसकी है? सेना भारत की है। सेना मोदी जी की कहाँ है? सेना भारत की है। सेना के नाम पर किसी को वोट लेना चाहिए? भारत की सेना का ये अपमान कर रहे हैं। और कांग्रेस वालों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब जो है हम धारा 370 को नहीं हटने देंगे, 35 को नहीं हटने। आप हटाएंगे, है ना? आप तो भाई साहब 5 साल पहले, अब मैं इनसे लेता हूँ मैडम, 5 साल पहले धारा 370 को हटाने का वादा किया, फिर से संकल्प पत्र में वो आ गया। 5 साल पहले राम मंदिर को बनाने का वादा किया कि पूर्ण बहुमत की सरकार, फिर से वो वादा करना पड़ रहा है। फेल नहीं हुई सरकार इस मामले में? मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोलती, कृपया सुनने की भी आदत डालें। 5 साल पहले हमने 370 हटाने का धारा 370 हटाने का वायदा किया था और उसकी तरफ हम चले हुए हैं। हम लोग आज भी मुक्त आज नहीं एक, अगर आप ये चाहते हो कि हम 55 वर्ष बनाम 55 महीने, अगर हम 55 महीने में मांगे 60 महीने मांगे थे ना, 60 महीने दे दीजिए, देश बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे ना। तकदीर बदली ना। आज देखो, हमें स्वाभिमान है कि हम भारतीय हैं। आज विदेशों में भी हमें ये कहा जा रहा है कि हम इंडिया से, हम भारत के वासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। और हमारे हिंदुस्तानी लोग, विदेशों को हमारे ऊपर नाज है, लेकिन हमारे हिंदुस्तानियों को हमारे ऊपर नाज नहीं। विदेशों को हिंदुस्तान पर नाज है। कांग्रेस ने बहुत पीछे कर दिया था भारत को, कांग्रेस को भी शर्म करनी चाहिए। क्या मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, अभी कहते हैं कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ, सुई से लेकर जहाज तक कांग्रेस ने बनाया है। 5 साल में बताए बीजेपी वाले कि क्या बनाया है? राफेल घोटाला किया है और इन्होंने 15 लाख का वायदा किया था। एक आदमी 15 लाख रुपए का वादा भाई साहब जुमला था। क्यों मैं बार बार कहता हूँ कि 15 लाख का इंतजार मत कीजिए। 72,000 दे पाएंगे आप? बिल्कुल 6,000 रुपए पर मंथ दे पाएंगे। 72,000 रुपए साल। 15 मैम, एक मिनट का स्टेटमेंट है कि 72,000 पर मंथ देंगे। 15 लाख में जुमला था ना? 15 लाख जुमला नहीं 72 लाख का जुमला था। 72 लाख का जुमला है। 72,000 एक महीने नहीं, एक महीने में 72,000 दे रहे हैं। 72,000 भी जुमला है? रुपए पर मंथ, 72,000 रुपए एक महीने में नहीं मैम, एक साल में दे रहे हैं। 15 लाख मिलेंगे, मिलेंगे 15 लाख। 15 लाख क्या स्वाभिमान वापिस आया? वो 15 लाख का नहीं था। स्वाभिमान वापस आया, 15 लाख रुपए से ज्यादा का स्वाभिमान था। एक मिनट भाई साहब, हाँ एक मिनट। हाँ भाई साहब, ये रोड है ना, रोड राजीव का कॉलेज है, ये देखो लोग पटरी पे चलते हैं कच्चे रास्ते में, सारा घेर रखा हुआ आगे से। और हमारे गांव में 1 करोड़ रुपया है, सारे ने खा के कुछ नहीं करवा। हमारे गांव रायपुर में 1 रुपये हमारे गांव का निगम में ले दिया रे। हाँ, हम तंग हो रहे हैं यहाँ। 3 साल से लगातार शर्मा हॉस्पिटल, पूरे सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे, शर्मा हॉस्पिटल के आगे वाली गली 3 साल से उखड़ी हुई है और लगातार उसमें लोग परेशान हो रहे हैं। कोई काम इन्होंने करवाया नहीं है। जानकी दास स्कूल के आगे दोनों तरफ रोड है, बीच में फिर से उनको टिकट दिया है, फिर से उनको टिकट दिया गया है। फिर से टिकट दिया गया है, पब्लिक उसका जवाब देगी। 5 साल में टिकट लेने के, भाई साहब वोट लेने के बाद धन्यवाद करने भी नहीं आया था वो आदमी। हाँ जी, एक मिनट। ये सिर्फ और सिर्फ सैनिकों पे, हमारे शहीदों पे, उन पे राजनीति करते हैं। विकास का कोई एजेंडा नहीं है हमारे यहाँ। 15 लाख से बड़ा स्वाभिमान लौटा है आपका। 15 लाख खाते में नहीं है, लेकिन स्वाभिमान कितना आया? 15 लाख की क्या बात करते हो? हमारे सारे पैसे खा के निगम के नाम से इन्होंने ठगी करने का काम किया है।
हमारे 3 पाउंड सिस्टम में इन्होंने लाखों करोड़ रुपए की रेती खाई है। हमारे सारे गांव के हजारों लाखों करोड़ रुपए खा लिए, हमारी सारी जमीन हड़प ली इन्होंने। किन्होंने? बीजेपी वालों ने, यहाँ के राजीव जैन ने और कविता जैन ने। भाई ये ऐसे बोल रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। 2014 में जब सीरिया में इकरित शहर से 46 नर्सों को बचा के लाया गया था, जब देश किसके हाथ में था? मोदी के था या राहुल गांधी के था। और जब यमन में से 4000 भारतीयों को बचा के लाया गया था, सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर डाल के कि अपना 3 दिन युद्ध रोको, जब कहाँ पे चले गए थे ये जो प्रवक्ता बोल रहे हैं इस टाइम पे? नैया नहीं चलेगी, नैया सेना के नाम से नहीं चलेगी, डूबेगी इनकी नैया सेना के नाम से। भाई साहब आपने बीजेपी के भी सुने, कांग्रेस के भी सुने, वो कह रहे हैं 370 हटाएंगे 5 साल में। तो भाई 4 बता 5000 चला जा। अरे लगाई थी नेहरू जी ने 370, ये बागा बोल लो। चलो और हाँ बताइए। सोनीपत क्या है? सोनीपत लोकसभा की बात करेंगे। पहले 10 साल हुड्डा सरकार रही, सोनीपत में कोई काम नहीं हुआ। एक पुल बना गुड़ मंडी वाला, वो एक छोटी सी पुलिया बना के रख दिया है और उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। अब उसके बाद 10 साल के बाद बीजेपी की सरकार आई है। बीजेपी की सरकार ने रोजगार के नाम पे जुमला फेंक फेंक के युवाओं को लूटने का काम किया है। हर युवा रोजगार का नाम लेते अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। हर युवा रोजगार के नाम पे बात करते हुए अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। जिस हिसाब से ये रोड की बात करते हैं, जिस हिसाब से ये रोड की बात करते हैं, 4 साल तक इन्होंने कोई रोड नहीं बनाया सोनीपत में। जगह जगह खड्डे खुदे हुए पड़े हैं। हाँ जी हाँ। भाई साहब सोनीपत का विकास तो हुआ है, लेकिन पूरे प्रदेश में फेमस भी हुआ है, लेकिन ये विकास के मामले में क्राइम सिटी के नाम पे फेमस हुआ है आज के। हाँ, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बीजेपी सरकार मौजूद है, ये सरकार जिम्मेदार है और ये कांग्रेस सरकार भी, दोनों जिम्मेदार हैं, कांग्रेस और बीजेपी वाले। आ रहा हूँ भाई साहब, आप तो फिर मैडम है तो सही बोलने के लिए सारी चीजों के लिए। जी हाँ, बात हुई स्वाभिमान पर। कौन बात कर रहा है स्वाभिमान? लगता है ना आपको? हाँ। मोदी जी का स्वाभिमान तब कहाँ था जब मुफ्ती जी के साथ 4 साल की सरकार बनाई? तब कहाँ था जब ये क्या रह जा रहा है कि कश्मीर को अच्छा करेंगे हम, धारा 370 जन्मदिन मनाने जाते हैं, अगले साल फिर उनका जन्मदिन याद रहता है। यहाँ शहीदों का याद नहीं रहता मोदी जी को, नवाज शरीफ का जन्मदिन याद रहता है। वो स्वाभिमान की बात करते हैं जिनका खुद का स्वाभिमान नहीं है। कहाँ है स्वाभिमान उनका? प्रदेश की बात, हम प्रदेश की बात कर रहे हैं। यहाँ अनुभवहीन मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई सर अनुभव हो गया पूरा, अब नहीं। चार बार इस हरियाणा को चलाने का काम किया है। जात पात की राजनीति केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने की है। 32 एक किसान कम्युनिटी के लड़के शहीद करवा दिए, एक बार रामपाल के चक्कर में हरियाणा जलवा दिया, एक बार राम रहीम के चक्कर में हरियाणा जलवा दिया, और एक बार और 4 बार इस हरियाणा को जलाया गया। एक भी बयान, एक भी वक्तव्य। दूसरी बात, 32 लड़के शहीद हुए, एक बार भी उनके घर किसी को जाने का, उनको किसी को शहीद का दर्जा कोई नहीं दिया गया। लेकिन श्रीदेवी कहीं मरती है, 3 दिन का शोक जाहिर किया जाता है। इससे बड़ी ये देशभक्ति की बात करते हैं, कहाँ है वो देशभक्ति? पाकिस्तान को मैम पाकिस्तान डे आता है तो बधाई दी जाती है, भारत में कोई अगर पाकिस्तान की थोड़ी सी तारीफ कर देता है तो शुरू हो जाता है। नहीं, बोलने वाले को तो कौन सा ऐसा मौका है कि भारत को शहीदों के यहाँ सबसे पहले मोदी जी पहुंचते हैं। शहीदों को समर्पण जो हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने शहीदों को जो सम्मान दिया वो किसी ने नहीं दिया। और आज तक आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना 36 बिरादरी का ध्यान रखते हुए, कोई जातिवाद अगर नहीं है तो बीजेपी में नहीं है, सभी को निस्वार्थ भाव से एक गरीब व्यक्ति, जिनकी मैं देखती हूँ वीडियो, ऐसे लोगों की वीडियो आ रही है कि हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हम सरकारी नौकरी में आएंगे। और मनोहर सरकार ने और मोदी सरकार ने मिलकर बिल्कुल गरीब तबके तक अगर गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना या आयुष्मान का सोच के या गरीबों की नौकरी सोच के जो भारतीय जनता पार्टी ने 36 बिरादरी का विकास किया है, उसका आज तक किसी ने नहीं। सबका विकास हुआ है, सबका विकास हुआ है। एक सवाल था, कांग्रेस वालों से भी लोग नाराज हैं और बीजेपी वालों से भी लोग नाराज हैं। इस समाज को अगर बांटने का काम किया तो बीजेपी सरकार ने किया, चाहे जाति पाति की बात हो, चाहे धर्म की बात हो। अगर इस देश में और प्रदेश में समाज को बांटने का काम किया तो बीजेपी सरकार ने किया। ये लोग धर्म के नाम पे और जाति पाति के नाम पे वोट मांगते हैं। आदरणीय, आप किसके नाम पर मांग रहे हैं वोट? विकास के नाम पर। हरियाणा प्रदेश में वक्त चाहिए विकास के लिए। अब की बार सरकार आएगी तो विकास पिछली तरह करा के दिखाएंगे। कांग्रेस के टाइम में हमारे राय हल्के की जमीन अखबारमेंट हुई थी। कांग्रेस ने 12.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। क्या 12.5 लाख रुपए में 100 गज का प्लॉट आता है? और सुनो, बीजेपी के राज में हमारे को तीसरा मुआवजा नहीं मिल लिया। जमींदार त्राही कर रहे हैं। कहाँ का विकास है?
एक सवाल मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि भी हमने 60 साल में विकास किया है। अरे अगर 60 साल में विकास किया होता तो राहुल गांधी को अमेठी छोड़ के वायनाड ना जाना पड़ता। ये 60 साल में क्या होना चाहिए? आपने गरीबी हटाओ किनारे दिया, आपने तो गरीबों को ही हटा दिया। अगर आपने किसानों के लिए कुछ किया होता तो आज प्रधानमंत्री जी को किसानों को पैसा न देना पड़ता। हाँ, जैसे कि बीजेपी की नीति रही है कि मुद्दों से भटका के ये चुनाव लड़ते हैं। आज अगर ये मुद्दे की बात करते हैं, ये कोई राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ रहा है, मोदी कहां से चुनाव लड़ रहा है, ये मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का है। उसके ऊपर आपने 5 साल में क्या किया, आप उसका जवाब दें। जवाब लेते हैं। क्या बेरोजगारी मुद्दा है देश के अंदर? बस आप बता दो, है या नहीं है बेरोजगारी मुद्दा? बेरोजगारी है या नहीं है? अरे 60 बेरोजगारी है या मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी नहीं है, सबको रोजगार मिल गया, रोजगार मिल गया। एक मिनट बेरोजगारी मुद्दा है। एक मिनट सुन तो लो पहले पूरी। बेरोजगारी मुद्दा है। सुनो, बेरोजगारी मुद्दा है ना, बहुत है। अब जितने यहाँ बैठे हैं, मुझे एक बात बता दीजिए, क्या बेरोजगारी मुद्दा है? बेरोजगारी मुद्दा है। पिछले 5 साल से बीजेपी गवर्नमेंट ने आज तक बेरोजगारी के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। बेरोजगारी मुद्दा है नहीं है? बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा केवल उनके लिए है जिन्होंने खाली बैठ के खाया है देश के अंदर, उनके लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। देश के लोग सुन लीजिए कि देश में सबको रोजगार मिल चुका है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। मैडम, बेरोजगारी मुद्दा है। अगर भारतीय जनता पार्टी छांट के अपने व्यक्तियों को नौकरी देती तो यहाँ जितने युवा बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के सारे नौकरी के एबल हैं, लेकिन कोई नहीं लग रहा। बेरोजगारी मुद्दा है, बिल्कुल है। कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार नहीं है उसके लिए? जनता फिर बीजेपी जिम्मेदार आपने क्या किया? हमने विकास किया। कितना किया? बहुत किया। सबको रोजगार दिया। क्या 5 साल में बेरोजगारी बढ़ गई? जो बच्चा पढ़ता है उसको रोजगार 100% मिलेगा, चाहे कोई भी सरकार हो। नहीं, कहाँ था भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार आपके राज में है, बीजेपी के राज में है। आज भी राफेल घोटाला आज भी आपके राज में है, आज भी साबित हो चुका है। देखो, इन्होंने, मैं एक ही बात कहता हूँ, 2 करोड़ युवाओं को इन्होंने कहा था कि हम सेंटर में, केंद्र में नौकरी देंगे। 2 लाख युवाओं को इन्होंने कहा था कि हम प्रदेश में नौकरी देंगे। आपके सामने आंकड़ा है, 20 से 25 हजार के ज्यादा, 20-25 हजार युवाओं को अब तक नौकरी मिल पाई है, किसी को नौकरी मिली नहीं। दूसरा, आप किसानी पे आ जाएं। किसान पे ये कह रहे हैं कि 2022 तक हम आय दुगना करेंगे। इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए थी। आज मंडियों में ये हाल है, आज की ताजा स्थिति कि 10 क्विंटल से ज्यादा हम सरसों नहीं लेंगे। किसी की 11 क्विंटल है तो 1 क्विंटल वापस लेके जाएं। दूसरा, कहीं नमी के नाम पर, कहीं मोस्तराई के नाम पर। किसान विरोधी सरकार है ये। बेरोजगारी मुद्दा है, कैसे मिलेगा रोजगार? बेरोजगारी मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है। बेरोजगारी का अगर जो कोई सोल्यूशन कर सकता है तो आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी करेगी। सर, कितने सांसद बनाएंगे? सरकार बना लेंगे क्या आप? हम सरकार बनाएंगे। प्रदेश का मुद्दा है, हम प्रादेशिक पार्टी है। हमारी प्रदेश में जब सरकार आएगी तो जननायक जनता पार्टी रोजगार के मुद्दे को अहम लेकर चलेगी। और बेरोजगारी युवाओं को पूछ रहा हूँ भाई साहब, बेरोजगारी, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। बेरोजगारी मुद्दा है, हाथ उठा दीजिए जितने लोग मानते हैं कि हाँ देश में बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं है? बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं है? ठीक है, चलिए। क्या हरियाणा के बेरोजगारी जब से जन्म लिया है, जब से मुद्दा कभी खत्म नहीं होगा। बेरोजगारी कभी ये नहीं होगा, बस सबको रोजगार मिलेगा। अब एक सवाल मेरा एक और कि क्या किसान सही हैं? क्या किसानों के हालात बदल गए देश के अंदर? किसानों के हालात बदले नहीं हैं। कहीं बात ये करते हैं कि सरसों इस रेट पे लेंगे और सभी मंडियों में ओपन है, कहीं पे भी सरसों खरीदी नहीं जा रही है। लगातार पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं। और 1 मिनट पहले आपने बेरोजगारी का जो मुद्दा बताया था, 18.25 लाख फार्म भरे गए थे डी ग्रुप के। कुल 18,000 वैकेंसी इन्होंने उसमें भर दी है। 18.25 लाख लोग अभी भी बेरोजगार बैठे हैं। किसानों की बात मुझे करनी है। किसानों के लिए क्या किसानों का मुद्दा है देश के अंदर? क्या किसानों का मुद्दा है? किसान सही है? किसानों का हाल सही हुआ? बुरा हाल है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं दिन पे दिन। उनको तो पहले भी करते थे, लेकिन अब भी कर रहे हैं। लेकिन किसान पे ना पहले वाली सरकार ने ध्यान दिया ना अब दिया। ये तो सिर्फ जाति पाति हाँ जी, किसानों के हालात सुधर गए देश के अंदर? बिल्कुल सुधर गए जी। किसान सुख में है? बिल्कुल सुख में। किसान सुख में है जी, बहुत सुख में है। 6,000 जो मोदी जी ने उनको घोषणा की थी, 17 रुपए रोज जो दिए हैं। हाँ जी, 17 रुपए रोज, और सरकार ने वो भी नहीं किया। उस और भी कुछ नहीं दिया। हमारी सरकार योजना आई है, बहुत सी नए इसमें संकल्प पत्र में भी बहुत सी स्कीमें आई है। बोलो भाई सब बोलो, नेताजी भाई 1 मिनट सुनेगा। मुद्दा क्या है? पहले उन्होंने की
बीजेपी जात-पात पर कर रही है। भाई साहब तो मैं पूछना चाहूँ, कांग्रेस के वक्त आता है, पहला तो ये क्वेश्चन है, जब देश आजाद हुआ किसके नेतृत्व सरकार थी? कांग्रेस की। उन्होंने पार्टवाद करी, जातवाद फैलाई, फिर इंदिरा जी ने फैलाई, फिर राजीव जी ने फैलाई, ठीक है। फिर उसमें तड़का लगा रहे हैं बीजेपी वाले। और कांग्रेस, आप ये बताओ किसान सही है या नहीं है देश के? किसान गलत है, किसान सुख में है, यूपी गंडा गिर कहाँ है? सोनीपत में तमाम लोगों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। रमेश कौशिक एक बार फिर से चुनाव के मैदान में हैं। बीजेपी का ये कहना है कि वादा था विकास का, विकास किया है और इसलिए हम चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस का, आईएनएलडी का, जजपा का, एलएसपी बीएसपी का कहना है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, फिर देश पीछे चला गया, देश पीछे चला गया, जुमलों की सरकार थी, जुमलों के सिवा कुछ नहीं मिला। तो बीजेपी वाले कहते हैं कि जिन्होंने 55 साल में कुछ नहीं किया, 60 साल में कुछ नहीं किया, हमने वो करके दिखा दिया है। अब उसके बाद एक एक करके मैम चार काम जो बीजेपी सरकार ने देश के लिए और प्रदेश के लिए किए हों बड़े। पहले मैं तीनों पार्टियों से एक एक सवाल का जवाब मांग रही हूँ। इतनी देर से मैं जवाब दे रही हूँ, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर भी चाहिए। जज तो सरकार से सवाल करते हैं, सब सरकार से करते हैं, लेकिन एमपी से भी तो करते हैं, एमपी से भी तो करते हैं। दुष्यंत चौटाला ने, सोनीपत की बात करते हैं, दुष्यंत चौटाला ने एक गांव गोद लिया था जो हिसार में भिवानी नाम का गांव है। और आज मैंने टीवी पे देखा, टीवी की जो डिबेट है उसमें एक ईंट भी नहीं लगी है। और 5 वर्ष पहले जो हम लोग 5 वर्ष पहले जो सड़कें, जब हुड्डा को ये लगा कि हम जाने वाले हैं, जब 3 महीने पहले सारा सोनीपत पाड़ के गिर दिया था, कहीं से साइकिल निकलने का रास्ता नहीं था। तो मैं ये जानना चाहूंगी क्या जजपा से हो गया, कांग्रेस हो गया, इनेलो वालों से नहीं करेंगे सवाल? हाँ जी, इनेलो ने अपने आपस में ये तो तय कर लो कि किसको सीएम बनाएंगे और किसके साथ कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो तय करे। चुनाव तो हो सकता है आपके साथ भी लड़ सकते हैं, इनके साथ चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी के साथ नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। भाई बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकती है क्या इनेलो? हमारा बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, बहन जी ने कहा कि गोद लेने वाली बात, राजीव जैन ने यही फाजिलपुर जिससे आप निकल के आए थे, ये 5 साल पहले गोद लिया था। अब गांव वाले यहीं बैठे होंगे, वो कह रहे हैं कि भाई हम इतने बड़े हो गए, हमने गोद से उतार तो दो, काम तो कोई हुआ नहीं, ना गोद से उतार रहे ना कोई काम कर रहे। जीता जागता उदाहरण आपके सामने है, ये सड़क टूटी हुई है, सेवर व्यवस्था का बुरा हाल है, एक भी कहीं रोड़ा नहीं लगा, एक बार ईंट नहीं लगी। दुष्यंत चौटाला ने भी कोई गांव गोद लिया था, सोनीपत में हिसार की बात आ गई है, लेकिन संक्षेप में एक लाइन में सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, दुष्यंत चौटाला का तो आप 5 साल जब भी वो संसद में गए हैं, हर अखबार हर टीवी भरा रहता है। दुष्यंत चौटाला पे भी अगर कोई उंगली उठाता है कि उन्होंने काम नहीं किया, तो किसी सांसद ने किया ही नहीं। अब 4 काम, हाँ जी, क्या चाहते हैं सोनीपत के नौजवान? सोनीपत के नौजवानों को क्या मिला? रोजगार तो मिल गया भाई साहब। कहाँ मिल गया? ये कह रहे रोजगार मिला, नहीं मिला सबको? रोजगार मिल गया सबको। पकोड़े तलवाओ मर पे, ये पकोड़े रोजगार ना देते, पकोड़े तलने पड़ रहे हैं। हाँ जी, रोजगार। चौकीदार भी रोजगार होता है क्या देश के अंदर? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं। एक मिनट भाई साहब, मैडम ने एक सवाल किया था कि आपने, मैम कौन सा सवाल था? जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार जाने लगी, उससे 3 महीने पहले उन्होंने सारा हरियाणा फाड़ के रख दिया था। और अगर बीजेपी वाले ऐसा करते तो आप सवाल उठाते हैं? जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, 4 लाइन के रोड इस हरियाणा प्रदेश में और जिला सोनीपत के अंदर बनाए गए। मैडम एक बताए, आपके राज में क्या हुआ? आपके राज में अगर किसी युवा ने रोजगार मांगा तो पकोड़े तलने की बात की। मैं समर्थन करता हूं युवा साथी का। पकोड़े तलना रोजगार नहीं है क्या? पकोड़े तलना रोजगार नहीं है क्या? पकोड़े करना रोजगार नहीं है? पकोड़े तलना, मैम पूछ रही है क्या पकोड़े तलना रोजगार नहीं है? नहीं, ऐसे जिस बात का डिनाई करना है वो तो आप किसी भी तरह कर सकते हैं, लेकिन अपना बिजनेस, अभी मैं आपको एक इतना समय नहीं है, नहीं तो मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक स्टोरी सुना के सुनाइए। ये स्टोरी सुन के तो 5 साल पक गए। ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी वालों ने बीजेपी नासिर जी, बीजेपी वालों, देखिए किसी का कोई भी काम हो, काम तो काम होता है। बीजेपी वालों ने 5 साल स्टोरी सुना के तो मोदी जी ने पका दिए। लोग बाग अब टीवी बंद कर देते हैं कि मोदी झूठा आ गया, टीवी कर दो बंद। हाँ, इसीलिए तो, लेकिन पप्पू के दिमाग में मोदी की बातें फंसेंगी कैसे? अच्छा, एक मिनट, और कोई जो रह गया हो जो बोलना चाह रहे हो, फिर कोई शिकायत नहीं करना है कि भाई हम नहीं बोले। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार आई थी
कोई विकास कार्य नहीं किया। किसान की बात करो, विकास की बात करो, जाति पाति धर्म ये सिर्फ यही आता है इनको ढंग, और कोई विकास नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ सोनीपत में एक भी छात्र कॉलेज नहीं बनाया जो पिछली बार कोई जन वादा किया। अंकल जी आइए। भाई देशद्रोह की जो दफा हटाने लग रहा है ये देश के लिए घातक है। इसका मतलब उग्रवाद फैलाओ, इसका क्या अर्थ होया? और फिर 370 को न्यू का है कति नहीं हटावे, और 35 को न्यू का कति नहीं हटा। जो हटाउन की है उन्हें लावा है, और जो लाउन की उन्हें हटावे। क्या कौन हटाएगा 370? 357 की इस बीजेपी का प्रोग्राम है। प्रोग्राम तो पहले भी था चाचा जी, ताऊ जी। पहले हालात एकदम कर दे सारे काम। एकदम सारे काम थोड़ी हो जाएंगे, एकदम सारे काम थोड़ी हो जाएंगे, एकदम थोड़ी होते हैं सारे काम, वक्त लगता है। देखिए मेरे जो साथी अभी कोई सवाल पूछ रहे थे, राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह में फर्क होता है। इन्होंने जो राजद्रोह होना चाहिए था उन पे भी देशद्रोह की धाराएं लगाते हैं। जो पत्थरबाज हमारे सैनिकों को पत्थर मारते हैं उनके तो मुकदमे वापस लिए जाते हैं। यहाँ जो किसान और एक विशेष बिरादरी अपने हक मांग रही थी उनके आज तक कोई केस वापस नहीं लिया गया। अब एक सवाल, क्या सरकार का विरोध करना, एक मिनट, क्या सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना होता है? नहीं, सरकार का विरोध करना चाहिए हर हाल में, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं खासकर भारतीय जनता पार्टी वालों से कि एक बार चुनाव आचार संहिता का कितना बड़ा उल्लंघन है। एक बार जनता दल का चक्कर का निशान था, और जो ये अपना एक वॉशिंग पाउडर था व्हील का उसका चक्कर का निशान हटा के वो रोक दिया गया था। आज नमो टीवी चला दिया, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल शुरू कर दिया। ये सरेआम मीडिया को खरीदा जा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आचार संहिता का इतना सारा मीडिया नहीं खरीद रहा। मैं एक मिनट आ रहा हूँ। न्यूज चैनल क्या कह रहे हैं, न्यूज चैनल के ऊपर डिपेंड करता है। सभी भाइयों की गाड़ियों पे झंडी है, मेरी गाड़ी पे झंडी नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। एक मिनट, एक सवाल लिया था कि आप सारे केस हटा देंगे, जो देश के दुश्मन है उनको माफ कर देंगे, तो ऐसे देश कैसे चलेगा? देश के दुश्मनों को कोई माफ नहीं करेगा। अभी पिछली सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की बनी, इन्होंने कहा था हम 370 धारा हटाएंगे, क्या हटी? अब उसी मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ने के लिए बीच में फिर आ गए हैं। जनता तय करेगी। अगर बीजेपी का कोई नेता किसी गांव में वोट मांगने जाएगा उसको वोट नहीं मिलेगी। एक मिनट मैम, क्या सरकार का विरोध करना, सरकार की आलोचना करना देश का विरोध करना होता है? नहीं, सरकार का विरोध करो सरकार, लेकिन देश का विरोध तो ना करो कम से। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या सरकार का विरोध करना, जेन्युइन बातों पे करो ना। भ्रष्टाचार की बात है, 5 साल में कोई घोटाला सुना है किसी ने? 4 काम, एक मिनट मैम, चार काम। हाँ, एक मिनट सर, आ रहा हूँ। सोनीपत के विकास के बारे में मैं बता सकता हूँ। सोनीपत का विकास के बारे में बता रहे हैं? नहीं, सभी सुनो। ठेकेदार की सोनीपत से नरेला रोड 110 करोड़ रुपए की लागत से बनने लग रहा है। कम से कम 88 पार्क शहर में जो नए बनाए गए हैं। उसके अलावा रेलवे में 5 एकड़ का पार्क, उसके अलावा 100, उसके बाद कम से कम भी 100 के करीब कम्युनिटी, यानी सब तैयार हो गया, सब कुछ सही है ना? हाँ, बिल्कुल सब कुछ ठीक। और उसके अलावा शहर के बीचों बीच से इतना बड़ा नाला जाने लग रहा है जिसको 85 करोड़ रुपए में कवर करने लग रहे हैं। भाई साहब 10 साल हुड्डा की सरकार रह गई। हमारे सोनीपत में एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? 10 साल अगर ये कहता है कि मैं रोज तक मैं सोनीपत में रहा, तो अब तक एक भी गवर्नमेंट कौन नहीं खोला। दूसरी बात, पूरे 10 साल हो गए हमारा सोनीपत में एक भी बाईपास नहीं निकाला। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये सारे पूरे भारत की आवाज है कि सेना को छोड़ करके मुद्दों की लड़ाई लड़े, बीजेपी सेना के ऊपर ना जाए। अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। एक मिनट भाई, एक मिनट, क्या सेना के नाम पर, एक मिनट, सेना के नाम पर वोट मांगा जा रहा है? सेना के नाम पर मैम, चुनाव के दौरान भारत पाकिस्तान क्यों होता है? चुनाव के दौरान भारत पाकिस्तान नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान जब हमारे 40 सैनिकों के शीश कटे हैं तो भारत पाकिस्तान हुआ है। चुनाव के समय पे भारतीय जनता पार्टी ने कभी सेना का यूज नहीं किया। क्या कांग्रेस घबराई हुई है इस बार बहुत ज्यादा? नहीं, कांग्रेस क्यों घबराई हुई है? कांग्रेस का राज आना है, लोगों ने वोट देनी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं बीजेपी वालों से, अब ये बात करते हैं शहीदों की शहादत पे, मैं इनको नसीहत देता हूं, शहीदों का मान सम्मान बढ़ाए, उस पर राजनीति ना करें। क्या एक मोदी से सारे विपक्षी दल घबराए हुए हैं? मोदी से नहीं घबराए हुए, उसकी झूठ से हर आदमी ये कह रहा है कि ये सच बोलना सीखे। दूसरी बात,
अब किसानों की बात यहाँ कर लें कि 2000 रुपए 6000 की इन्होंने बात करके 2000 रुपए अब लास्ट में इन्होंने खाते में डालने का काम किया है। डायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसानों से ये कह रहे हैं कि 2000 रुपए का नोट ले लो और वोट मेरे को दे दो। वोट खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ने किया है। क्या अब सारे विपक्षी दल घबराए हुए हैं, एक साथ हैं? जेजेपी को यहाँ के लोग वोट क्यों दें अगर आता है तो प्रत्याशी? देखिए, कोई भी दल मोदी से नहीं घबराया हुआ। रही बात जेजेपी की, जेजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। जेजेपी हमारे नेतृत्व दुष्यंत चौटाला जी के विचारों से चलेगी। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल के विचारों से चलने वाली पार्टी है। चौधरी देवीलाल ने पहले भी ऐसे काम किए हैं जो एक मिसाल बने पूरे। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। अब थोड़ा सा मुद्दों की बात, आप शिकायत न रह जाए आपकी। ये कह रहे हैं नौकरी करेंगे, ये तो खाली हुटिंग करने के लिए बुलाए गए हैं। ये ऐसे नौकरी करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इनसे देश चलेगा? देश इनसे नहीं। एक मिनट, आपको हुटिंग करने के लिए बुलाया गया है क्या? हाँ, एक मिनट भाई सुन लीजिए, आप हुटिंग करने के लिए आए क्या? हमारा बात करिए मुद्दों की। हमारा भाई जजपा की तरफ से आ रहा है सुमित राणा, उनसे पूछना जो छोटू राम को गद्दार कहा था वो कहाँ तक का उचित है? ये एक बार उनसे सवाल जरूर। छोटू राम को गद्दार कहा था क्या आपने सर? छोटू राम को? हाँ, के पास कोई रिकॉर्डिंग है वो तो हम मानने को तैयार है। बातों तैयार है, बातों को नहीं तरोड़ मरोड़ के कुछ भी पेश करें। एक मिनट मैं मानता हूं कि यहाँ पर विकास हुआ है सोनीपत के अंदर, लेकिन सोनीपत के दोनों प्रतिनिधि, चाहे वो एमपी हो चाहे वो एमएलए हो, उन लोगों का विकास हुआ है और वादे 1000 करोड़ के आदमी बन गए हैं, लेकिन जनता का सरकारी स्कूलों का कोई विकास नहीं हुआ। किसी ने श्रीजी इंटरनेशनल या स्कूल खोल लिए हैं और काफी पैसा कमाया इन्होंने, सब धन का दुरुपयोग करके। मेरे पास वक्त नहीं है ज्यादा भाई, एक मिनट ठीक है। इस पर ये ठीक है। ये मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जयदीप हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट जयदीप भाई साहब, एक मिनट जयदीप, सोनीपत के लोगों को इस बार किन मुद्दों पर वोट करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए चुनाव जब आते हैं तो विकास के मुद्दे होने चाहिए, रोजगार के मुद्दे होने चाहिए। खासकर हम सोनीपत की बात करें तो यहाँ शिक्षा के क्या हालात हैं, मेडिकल के क्या हालात हैं, इन सभी फैसिलिटीज़ को लेकर जो है बात करनी चाहिए। अगर ऑल ओवर हम बात करें, पिछले 5 सालों में जो वायदे किए गए थे, सोनीपत की उपेक्षा ही हुई है। चाहे इंडस्ट्री की बात करें, एनसीआर का सबसे इम्पोर्टेंट शहर हम कहें, दिल्ली के बेहद नज़दीक है, जो इंडस्ट्री है उसके बुरे हालात हैं। उसके अलावा सरकारी कॉलेज की बात करें, सरकारी कोई बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पे नहीं आया, प्राइवेट जरूर हुआ है। उसके अलावा सेक्टर की बात करें, वहाँ की सड़कों की बात करें तो बिल्कुल एक तरीके से कहेंगे कि कमी ही रही है। भाई साहब एक मिनट सुन लीजिए, मैं लास्ट में जो चारों पार्टियों के प्रवक्ता हैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि वो सोनीपत के लिए, अगर यहां से आपका सांसद बनता है, कांग्रेस का सांसद बनता है, तो सोनीपत के लिए 3 काम सबसे पहले कौन से करेंगे आप? सबसे मेन बात तो बेरोजगारी की है, उसको मिटाने का काम करेंगे। सड़कें बनवाने का काम करेंगे, यूनिवर्सिटियां बनवाने का काम करेंगे, यूनिवर्सिटियां बनवाने का काम करेंगे, यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे, यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। और जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो इस बीजेपी के राज में चालू नहीं हुई, जो कांग्रेस ने गन्नौर के अंदर स्थापित की थी, उसको चालू कराने का काम करेंगे। किसानों के चेहरे पे लाली लाने का काम करेंगे। 4 काम सोनीपत के लिए। 3 काम सबसे पहले, अगर फिर से रमेश कौशिक साहब यहाँ पर बनते हैं सांसद। भारतीय जनता पार्टी किसी को टारगेट करके कोई नीचा दिखाने का काम नहीं करती, वो केवल काम करके अपनी जगह बनाने का काम करती है। हमारा सबसे पहला काम जो था, हमने गरीबों को, गरीब बच्चों के लिए जो नौकरियां दी, हम नौकरियों को आगे बढ़ाएंगे और मुद्रा लोन देके बच्चों को सेटिस्फाई करेंगे। मुद्रा लोन देकर सेटिस्फाई किया जाएगा। 3 काम अगर इनेलो का कोई प्रत्याशी यहाँ से जीतता है तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला मुद्दा हमारा बेरोजगारी को खत्म करना। हर घर से एक युवक युवती को नौकरी देंगे। उसके बाद भी कोई वंचित रहेगी उसको 15,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसान की जो इन्होंने हालत बद से बदतर कर रखी है, उसका हम ट्यूबवेल का बिजली का बिल माफ करेंगे, घरों का अदा करेंगे। बुढ़ापा पेंशन, सर बीजेपी के साथ तो नहीं चले जाएंगे? बीजेपी के साथ तो नहीं चले जाएंगे? बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। हमारा जो बुढ़ापा पेंशन था वो 100 रुपए से जो मान सम्मान शुरू किया था उसको 3000 करेंगे। दूसरी बात, अब इन्होंने एक जुमला और कहा है अभी कि हम छोटे किसानों को और छोटे दुकानदारों को 60 साल के बाद पेंशन देंगे। ये तो ऑलरेडी पहले देवीलाल जी ने शुरू कर रखी है, ये क्या देंगे? बीजेपी भीख में रोटी देके सुलाने का काम नहीं करती, वो बच्चे को रोजगार देके घर बसाने का काम करती। रोजगार देकर घर बसाने का काम क्या है? जेजेपी के अगर सांसद चुना जाता है तो 3 काम जो यहाँ पर सबसे पहले किए जाएंगे सोनीपत के लिए। आज जो सोनीपत की सबसे बड़ी जरूरत है वो एक बाईपास की है। यहाँ जाम इतनी बुरी हालत होती है कि शहर से किसी को निकलना, ना कांग्रेस ने उसके बारे में सोचा, ना आज 5 साल बीजेपी के हो गए,
उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। अगर जो जेजेपी की सरकार आती है, यहाँ से हमारा एमपी बनता है, सबसे पहले बाईपास को पास कराया जाएगा, बाईपास बनाया जाएगा, सरकारी कॉलेज बनाए जाएंगे। एक भी सरकारी कॉलेज हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ना लड़कों का है ना लड़कियों का है, हमें प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ता है। हमारे युवाओं के लिए कॉलेज खुलवाए जाएंगे और जो भी बिजली की, पानी की जितनी समस्या है उसके लिए जेजेपी हर लड़ाई लड़ेगी। सतीश देशवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफी लेट हो गए सर आप, लेकिन आप आखिर में क्यों आपको यहाँ के लोग जिताएं, क्यों आपको यहाँ से सांसद बनाएं, क्या करेंगे सोनीपत के लिए अगर आपको यहाँ के लोग चुनते हैं तो? बहुत सारे काम करने हैं। एजुकेशन का बुरा हाल है, सरकारी स्कूलों के हालात बद से बदतर हैं। स्कूलों का काम केवल खाना खिलाने का, पढ़ाई की जगह केवल खाना खिलाना। क्या हाल बना दिया आप देखो स्कूलों में जाके। रोड पे एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं दुनिया भर के, कोई सेफ्टी का ध्यान नहीं है। कई सारे रोड्स ऐसे जो गांव के बीच में से निकाले गए, उनके बाईपास की रिक्वायरमेंट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें जिस पे काम करना है। खाली बातें करने से काम नहीं होगा, एक्चुअली में काम करने से काम होगा, या खाली जय बोलने से काम नहीं होगा, एक्चुअली हकीकत में काम करने से काम होगा। हकीकत में काम करने से काम होगा। बहुत सारे दावे किए गए थे सोनीपत को बदलने के, हरियाणा को बदलने के, देश को बदलने के। कितना देश बदला, किसने देश बदला? क्या देश बदलने के दावों में दम है, या देश बदलने के दावों को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं और उनके खिलाफ जो बोल रहे हैं उनकी बातों में दम है? ये आने वाले वक्त में 23 मई को पता चल जाएगा। सोनीपत के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।